नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति और भूगोल शब्द की परिभाषा और भूगोल शब्द का अर्थ। और उसके बाद हम बात कर रहे थे फादर ऑफ ज्योग्राफी। आज उसी क्लास को इससे आगे बढ़ाते हैं, एक एक बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर करते हुए मेरे साथ जुड़ जाएं। और जिस विद्यार्थी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और आपका ये छोटा सा मोटिवेशन है, यही हमें प्रेरणा देता है कि हम लगातार सतत निरंतर कार्य करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हम बात कर रहे थे लास्ट समय आपने पढ़ा भी होगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी। और फादर ऑफ ज्योग्राफी हमने किसे कहा था, तो क्या कहोगे आप? हिकेटियस। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। और हिकेटियस की पुस्तक का नाम भी मैंने आपको बताया था, जस पीरियडस। क्लियर है? और उसके बावजूद हमने बात की थी सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन हैं। तो हमारा जवाब क्या था? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, क्योंकि उस क्लास के एंड में यही बातें हुई थी हमारी कुछ। फादर ऑफ ज्योग्राफी सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध भूगोल है, उसका जनक कौन है? तो क्या कहोगे आप? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध भूगोल के जनक है इरेटोस्थनीज। और इरेटोस्थनीज वो पहला व्यक्ति है जिसने भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, और उसकी पुस्तक का नाम भी जियोग्राफिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि देखो 19वीं सदी में 19वीं सदी में भूगोल है, इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गई थी। और भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय है वो किसको जाता है? क्या कहोगे? यूनानियों को जाता है। किसको जाता है? यूनानियों को जाता है। उसी के बाद देखो आज आगे बढ़ाते हैं, एक एक बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। आप भी अपना पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा लेना। उसके बावजूद देखो आपसे बात हुई थी कि आधुनिक भूगोल के जनक, आपसे क्या पूछे? आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। तो क्या कहोगे आप? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आपका जवाब क्या रहेगा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं या मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर हैं भैया। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात आते ही एक तो इनकी पुस्तक का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। इनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कॉस्मॉस। ये तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखना। और जैसे ही दोस्तों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात आती है तो दो तीन बातें आपके दिमाग में और आनी चाहिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट यह पहला व्यक्ति था, यह पहला व्यक्ति था जिसने पैनामा नहर लाने का क्या दिया था? विचार दिया था। तो पैनामा नहर लाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो क्या कहोगे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भूगोल के जनक, जिनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मॉस। थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको पैनामा नहर से अवगत करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो जब आप इस तरीके से पूरे विश्व का मानचित्र देखते हो बच्चों, तो यहाँ पर आप देखते हो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट,
ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इधर देखते हो ये है, इसको क्या हो गया भाई, ये है, बस कलर कैसे चेंज कर रहा है अपने आप में। हाँ, ये कौन है, क्या कहोगे, अटलांटिक। अच्छा, कुछ फॉल्ट है इसमें। ये कौन है, क्या कहोगे, अटलांटिक महासागर। कौन है, अटलांटिक महासागर है। और इधर देखोगे, इधर है ये प्रशांत महासागर। ये कौन है, प्रशांत महासागर। और अटलांटिक महासागर में ये देखोगे ना, ये है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर है। और इधर प्रशांत महासागर में ये जो पार्ट आप देखोगे, ये कौन है, ये है पैनामा की खाड़ी, पैनामा की खाड़ी है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे आप देखोगे ये नहर बनाएगी। ये नहर कौन सी है, ये है पैनामा नहर है। और इसी पैनामा नहर का निर्माण है वो 1907 से 1914 के बीच किया गया था। और इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था 14 अगस्त 1914 को। और इसे व्यापार या परिवहन के लिए इसे खोल दिया गया था 15 अगस्त 1914 को। अब देखना, यहाँ से 2-3 बातें याद रखना आपने, छोटी छोटी बातें हैं कि ये जो पैनामा नहर है ये किन 2 महासागरों को जोड़ते, क्या कहोगे, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, या किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो क्या कहोगे आप, पैनामा नहर पैनामा खाड़ी और कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है। किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, तो क्या कहोगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करती है। और ये कौन है, आपकी पैनामा नहर। इस पैनामा नहर को लाने का सबसे पहले विचार दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जिसे अपन आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। इसके अलावा देखो, जब बात अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की आती है तो इसने एक और विचार दिया था, उसको भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पृथ्वी पर सर्वप्रथम समताप रेखाएं हैं। ये भी किसने खींची, समताप रेखाएं खींची। तो पृथ्वी पर सबसे पहले समताप रेखाएं किसने खींची थी, तो क्या कहोगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। समताप रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, आइसोथर्म। समताप रेखाओं को बच्चों अपन क्या कहते हैं, आइसोथर्म भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, समताप रेखाएं, या उन्हें कहते हैं आइसोथर्म। और इन्हीं समताप रेखाएं या इन्हीं आइसोथर्म को सबसे पहले मानचित्र पर खींचने वाला व्यक्ति कौन है, क्या कहोगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। एक एक बात को इसी तरीके से आप पढ़ते रहो और इन चीज़ों को आप समझते रहो। इसके अलावा देखो, क्लाइमेटोलॉजी शब्द यानी कि जलवायु विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, क्या कहोगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्लाइमेटोलॉजी शब्द या जलवायु विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो भी आपका जवाब क्या रहेगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि 19वीं सदी में भूगोल है एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया था, और 20वीं सदी में
भूगोल की दो धाराओं ने जन्म लिया था, या भूगोल की दो विचारधाराओं ने जन्म लिया था, जिनमें एक थी संभावनावादी विचारधारा और दूसरी थी नियतिवादी विचारधारा। तो ध्यान से सुनना यहां पर, 20वीं सदी में भूगोल की दो विचारधाराओं ने जन्म लिया, या दो विचारधाराएं प्रचलन में आई। वो दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी? तो क्या कहोगे आप? एक तो थी संभावनावादी विचारधारा और दूसरी थी नियतिवादी विचारधारा। एक तो संभावनावाद या संभावनावादी विचारधारा, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? तो क्या कहोगे आप? नियतिवादी नियतिवादी विचारधारा। दूसरी कौन सी थी? नियतिवादी विचारधारा। एक मिनट रुकना भाई, ये बड़ा परेशान कर रहा है ना, इसको भी अपन इसी आधार पर लेते हैं। एक तो थी संभावनावादी विचारधारा और दूसरी कौन सी थी? नियतिवादी विचारधारा। अब आपसे बात करें संभावनावादी विचारधारा, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो फिर आप क्या कहोगे? संभावनावादी विचारधारा के प्रतिपादक लाप्लास। कौन थे? लाप्लास। और आपसे पूछे नियतिवादी विचारधारा है, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो क्या कहोगे? हम्बोल्ट और रिटर। कौन थे? दो भूगोलवेत्ता थे, हम्बोल्ट जिसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, जिसे आधुनिक भूगोल के जनक भी कहा जाता है। यानी कि नियतिवादी विचारधारा, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो क्या कहोगे? हम्बोल्ट और रिटर। अब यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि भैया 20वीं शताब्दी में भूगोल की कितनी विचारधाराओं ने जन्म लिया, या 20वीं सदी के प्रारंभ में भूगोल की कितनी विचारधाराएं थी? तो क्या कहोगे? एक संभावनावादी विचारधारा और दूसरी नीतिवादी विचारधारा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि संभावनावादी विचारधारा की जो विचारक थे, जो प्रतिपादक थे, उनका क्या कहना था? इनके अनुसार व्यक्ति अपने पर्यावरण में कुछ हद तक अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। यानी कि इस विचारधारा के जो विचारक थे, उनका सोचना था कि व्यक्ति है वो प्राकृतिक पर्यावरण में या अपने पर्यावरण में कुछ हद तक अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। जैसे ही आपके दिमाग में ये पर्यावरण शब्द आता ना, इस शब्द को एक बार समझ लेना रे। पर्यावरण शब्द समझते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। वो बात क्या आनी चाहिए कि भैया पर्यावरण के 4 अंग होते हैं। पर्यावरण के अंग कितने होते हैं? तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसके 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं? सुनना, एक तो
क्या कहोगे, स्थल मंडल, एक मिनट, ये क्या हो जाता है ना, हाँ बदलना पड़ता है। एक तो स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायु मंडल, चौथा जैव मंडल। ये 4 मंडल हैं। इनमें अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ हद तक परिवर्तन कर सकता है। ये किनका सोचना है, संभावनावादी विचारधारा के जो विचारक हैं उनका सोचना है। ठीक है, फिर हम बात करें ये विचारधारा। विचारधारा, यदि हम नीतिवादी विचारधारा की बात करें तो इसके विचारकों का क्या कहना है कि मानव की प्राकृतिक क्रियाएं प्रकृति द्वारा या पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। यानी कि इनका कहना है कि मानवीय प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होती है, वह पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं, मानव उनमें कोई बड़े स्तर पर बदलाव नहीं कर सकता। जबकि ये कहते हैं कि कुछ हद तक वो बदलाव कर सकता है। इस तरह की अलग अलग विचारधारा हैं जिनका सोचना है। फिर देखो 20वीं सदी में भूगोल की 2 धाराएं आई और वर्तमान में भी वास्तव में भूगोल को मुख्य रूप से हम 2 धाराओं में बांटते हैं, फिर उनके उपभाग बनाते हैं। एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी, या मैं सबसे पहले कहूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी। एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो वर्तमान में भूगोल की 2 शाखाएं प्रचलित है। फिर इन 2 शाखाओं के जब आप अलग अलग पार्ट करोगे, भौतिक भूगोल को भूगणितीय भूगोल, भू आकृति भूगोल है, जलवायु भूगोल है, इसके अलावा जलमंडलीय भूगोल है, इसी तरह से मानव भूगोल के भी अलग अलग अपन बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी शाखाएं, मानव की आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, राजनीतिक है, जनसंख्या की भूगोल है, आवासीय भूगोल है, बहुत सारी अलग अलग शाखाएं निकल के आएंगी। लेकिन भूगोल की मेजर शाखाएं कितनी हैं? 2। वर्तमान में भूगोल की 2 प्रधान शाखाएं, ठीक है। वो 2 प्रधान शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो क्या कहोगे आप, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, और दूसरी कौन सी है आप क्या कहोगे, मानव भूगोल, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। दूसरा कौन सा है? ह्यूमन जियोग्राफी। इसकी अलग अलग शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, आपसे पूछे भौतिक भूगोल है, इसके जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? आप क्या कहोगे? पोलिडोनियस। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोलिडोनियस हैं। और मानव भूगोल है, इसके यदि आपसे क्या पूछे, जनक पूछे, तो मानव भूगोल के जनक कौन है? तो क्या कहोगे? फ्रेडरिक रैटजेल, ये मानव भूगोल के जनक हैं। इस तरह से आप देखोगे वर्तमान में 2 शाखाएं हैं। हम सबसे पहले कौन से भूगोल की शुरुआत करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे।
तो ये तो बेसिक से इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले अपन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और समझेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसके बावजूद हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, आपसे कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है या विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है। देखो 2-3 क्वेश्चन बनाता हूं मैं, आपसे पूछे विश्व ग्लोब के निर्माता, विश्व ग्लोब के निर्माता। दूसरी बात पूछे विश्व मानचित्र के निर्माता। तो विश्व ग्लोब के निर्माता पूछे तो क्या कहोगे? मार्टिन बेहम। क्या कहोगे? मार्टिन बेहम। और यदि आपसे बात करें कि विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। तो विश्व ग्लोब के निर्माता क्या कहोगे? मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र के निर्माता क्या कहोगे? एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। तो दोनों चीजें आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा आपसे पूछे कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? क्या कहोगे? एनविले ने बनाया था 1752 ईस्वी में। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया, तो क्या कहोगे? टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने। तो देखो, भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? तो भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? तो आपका जवाब क्या रहेगा? भारत का मानचित्र 1752 ईस्वी में एनविले ने बनाया। किसने बनाया? एनविले ने बनाया। कब बनाया? 1752 में। लेकिन भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया? ऐसे पूछे तो भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो आपका जवाब क्या रहेगा? टॉलमी ने। ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, ये आप जिस तरीके से ये ग्लोब देखते हो ना, तो और मानचित्र देखते हो, ग्लोब या मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किसने किया? तो मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखाएं खींचने का जो प्रयास किया था वो भूगोल के पिता में कौन? भूगोल नहीं, इतिहास के पिता में कौन? हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। और हेरोडोटस को आप क्या कहते हैं? इतिहास के पितामह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इतिहास के पितामह। और ये वो पहला व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किया था। तो ये छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने भूगोल का। अब हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। सबसे पहले
और ये जो फर्स्ट ग्रेड और नेट जेआरएफ के लिए आरजे एग्जाम पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन पर, कौन सी पर? आरजे एग्जाम पोर्टल, आरजे एग्जाम पोर्टल इस मोबाइल ऐप पर आपको ये संपूर्ण कोर्स मिलने वाला है, जिसमें आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और साथ ही साथ नेट जेआरएफ के लिए। तो निश्चित रूप से ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और ये अपना कोर्स सब्सक्राइब करके और वहाँ पर आप सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।